हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। हमारे साथ जितने लोग लाइव सेशन में बने हैं, आप सभी लोग मैसेज करें, कमेंट करें क्या हमारी वॉइस और वीडियो क्लियर है, जिससे मैं क्लास को कंटिन्यू कर पाऊँ। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूजा कुमारी जी, गुड इवनिंग। पंकज कुमार जी, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम सबका एक नए पैटर्न पे सिलेबस स्टार्ट होने वाला, जो कि आपके एलपी एग्जाम में सबसे ज़्यादा जिससे क्वेश्चन पूछ रहे हैं और पूछने वाले हैं, उन सभी टॉपिकों को पहले हम सब ने लिया है। तो पंकज कुमार जी कह रहे हैं सर वॉइस क्लियर है, गुड इवनिंग। जयप्रकाश जी, कैसे हैं आप जयप्रकाश जी। तो चलिए सभी लोग इस सेशन को शेयर करें और सेशन को लाइक करें। अगर नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए एक नए तरीके से हम सब आज पढ़ेंगे अर्थिंग, और साथ साथ हमारा है डोमेस्टिक अप्लायंसेस। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग पंकज कुमार जी। अंकुश वर्मा जी, गुड इवनिंग। चलिए क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो आप सभी लोग अपने सभी ग्रुपों में शेयर कर दें, जिससे मैक्सिमम लोग लाइव सेशन में बन पाएँ। तो क्लास को कंटिन्यू किया जाए। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको पिछले सेशन में बताया था कि आपका जो क्लासेस होगा वह हम सब प्रैक्टिस पे विशेष ध्यान देंगे और बाकी थियरी थोड़ा कम करेंगे। प्रैक्टिस में कोशिश ये करेंगे कि हमारा थियरी मैक्सिमम से मैक्सिमम आए और आपका कोई भी टॉपिक छूटने ना पाए। और जैसे टारगेट हमारा प्रत्येक दिन का एक टॉपिक है, अगर किसी दिन वो आपका टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा है तो नेक्स्ट उसकी टाइमिंग मॉर्निंग में करके आपका कंप्लीट कर दिया जाएगा। और बाकी जो टाइमिंग आपका 9 o'clock है, वो 9 o'clock आपका चलता ही रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो स्टार्ट किया जाए। जयप्रकाश जी, ओके सर। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहले हम सब पढ़ेंगे अर्थिंग। तो अर्थिंग हमारा पहले होता क्या है, पहले ये जान लें। हम सभी को पता है कि घरों में हमारे पास इलेक्ट्रिक सप्लाई आती है, और इलेक्ट्रिक सप्लाई में अगर हम सब प्रिकॉशन न बरतें, सावधानी न करें, तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। जैसे इलेक्ट्रिक शॉक लगने का सबसे बड़ा कारण यह है जो कि हमारा वायर सही लगा है। अगर हमारे घर में वायर का इंसुलेशन क्रैक हो जाए, या इलेक्ट्रिक प्रेस कर रहे हैं, या टेबल फैन है, तो अगर उनमें करंट आ रहा है तो हमें पता नहीं है, अगर हम टच करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकती है। तो उससे बचने के लिए हम सब एक उपाय करते हैं। उस उपाय का नाम है आपका अर्थिंग। तो अर्थिंग होता क्या है, और अर्थिंग के साथ साथ हम सब ये भी जानेंगे ग्राउंडिंग। अर्थिंग का जो मेन पर्पज है, आपको सेफ्टी पर्पज से किया जाता है, और ग्राउंडिंग जो होता है वो मेन पर्पज होता है उपकरणों को जलने से बचाने के लिए होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी लोग ध्यान दें। जैसा कि मान ले रहे हैं हमारे पास एक इलेक्ट्रिक मोटर है। इलेक्ट्रिक मोटर में बॉडी में अगर कोई लीकेज करंट आ रहा है, अगर हम टच करेंगे तो हमारे शरीर से करंट होके ग्राउंड हो जाएगी। अगर हमारे बॉडी से होके करंट ग्राउंड हो रही है तो हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि अगर कोई लीकेज करंट आ रहा है, मान ले रहे यहाँ पे कोई पर्सन है, यहाँ पे मान ले रहे हैं ये कोई पर्सन है, ये जमीन पे खड़ा हुआ है और ये हाथ से इसको टच किया है। अगर लीकेज करंट इसके शरीर से होके आएगा तो जमीन में अगर ग्राउंड हो रहा है तब हम कहेंगे इसे इलेक्ट्रिक शॉक लग जाएगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि अगर आपके मानव का जो रेजिस्टेंस होता है, हम सब ड्राई कंडीशन में 1000 ओम मानते हैं। अगर 1000 ओम से करंट आपकी गुजर रही है तो यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक शॉक लगेगा, और इलेक्ट्रिक शॉक करंट अगर ज़्यादा होगी तो हमें नुकसान भी हो सकता है। तो आप क्या कहना चाहते हैं निशा वर्मा जी। ओके, आशीर्वाद आपको। चलिए शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे अगर किसी लो रेजिस्टेंस के वायर से अगर इस बॉडी को हम पृथ्वी से जोड़ दें तो करंट 1000 ओम से न आके लो रेजिस्टेंस के वायर से होके ग्राउंड हो जाएगी, जो हमारे सेफ्टी हो जाएगी, इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लग सकता है। तो वही लो रेजिस्टेंस के वायर से आपके, जबकि ये मेटल का बॉडी, उसमें करंट नहीं फ्लो होना चाहिए। लीकेज करंट से बचने के लिए मेटल पार्ट को किसी लो रेजिस्टेंस के वायर से जमीन से कनेक्ट कराने का जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को हम सब बोलते हैं अर्थिंग।
तो अर्थिंग मेन सेफ्टी के लिए की जाती है, और जो ग्राउंडिंग होती है वो हम सब न्यूट्रल पॉइंट का करते हैं। जैसे जनरेटर हो गया, आपका ट्रांसफार्मर हो गया, उसका अगर जमीन से हम कनेक्ट कराएंगे तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्राउंडिंग। और ग्राउंडिंग किया जाता है आपको उपकरणों को जलने से बचाने के लिए। उपकरण हमारे जल ना पाए, सेफ रहें, तो उसके बचने के लिए हम सब ग्राउंडिंग करते हैं। और जो अर्थिंग होता है वो हमारा मेन पर्पज इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए किया जाता है। क्लियर बातें हो गई। और लो रेजिस्टेंस के वायर से नॉन करंट करेंग पार्ट को, मेटेलिक पार्ट को जमीन से जोड़ने की जो प्रोसेस है, उसी प्रोसेस का नाम हमारा क्या है, अर्थिंग है। अब अर्थिंग में यहाँ कुछ बातें और हैं। जैसे ये जो पार्ट वायर हम मेटेलिक पार्ट जो बॉडी से ले जाके हम जमीन में गाड़ेंगे, तो जमीन में डायरेक्ट नहीं गाड़ा जाता है। तो सबसे पहले जमीन में एक इलेक्ट्रोड डालते हैं। वो इलेक्ट्रोड आपका प्लेट हो सकता है या पाइप हो सकता है। तो जब जो जमीन में पार्ट गाड़ा जाएगा उस पार्ट को हम बोलेंगे वो इलेक्ट्रोड, और पूरा नाम होगा इसका अर्थ इलेक्ट्रोड होगा। पूरा पार्ट क्या होगा, अर्थ इलेक्ट्रोड होगा। अर्थ इलेक्ट्रोड के रूप में ये प्लेट भी हो सकता है, पाइप भी हो सकता है, रॉड भी हो सकता है। और यहाँ पे अर्थ इलेक्ट्रोड से जो वायर जुड़ के यहाँ तक एक जोड़ पॉइंट आएगा, कनेक्टिंग पॉइंट आएगा, तो उस वायर को हम बोलेंगे अर्थिंग लीड। तो याद रहे, अर्थिंग लीड किसे बोला जाएगा, जो वायर आपका अर्थ इलेक्ट्रोड से निकलकर ऊपर जमीन पर आएगा उस वायर को बोलेंगे अर्थिंग लीड। फिर कनेक्टिंग पॉइंट से जो वायर जाके मेटेलिक पार्ट से जुड़ेगा उसे हम बोलेंगे अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर। तो आपका 2 क्वेश्चन इससे बना हुआ है कि अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर क्या होता है। तो आप ये बताओगे कि उपकरण के पार्ट से और कनेक्टिंग पॉइंट के बीच का जो वायर होता है वही आपका अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर होता है। और कनेक्टिंग पॉइंट और अर्थ इलेक्ट्रोड के बीच जो वायर जुड़ता है उसे अर्थिंग लीड कहते हैं। अब इनकी साइज भी पूछ लेता है। वायर जो जोड़ते हैं तो अर्थिंग लीड आपका 3SWG का होता है, और जो अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर होता है वो 8SWG का GI वायर रहता है। किसका रहेगा, GI वायर रहेगा, गैल्वेनाइज्ड आयरन का वायर रहेगा। अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर जो मोटर के बॉडी से मेटेलिक पार्ट से लेके कनेक्टिंग पॉइंट तक जुड़ेगा वो अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर होगा। और कनेक्टिंग पॉइंट और अर्थ इलेक्ट्रोड के बीच जो वायर जुड़ेगा उसे अर्थिंग लीड कहेंगे। अर्थिंग लीड की साइज होती है 3SWG, और आपके अर्थ कंटिन्यूटी कंडक्टर का साइज होता है 8SWG होता है। इतनी बातें हमारी हो गया। अब यहाँ पे और बातें करना है, तो सबसे पहले डिफिनीशन जान लीजिए। डिफिनीशन तो हमने आपको बता दिया कि डिफिनीशन होता क्या है, किसी विद्युत उपकरण सिस्टम के नॉन मेटेलिक या नॉन करंट कैरिंग पार्ट को जमीन से जोड़ने की जो प्रक्रिया है वो अर्थिंग कहलाती है। और यह फॉल्ट करंट को सुरक्षित रूप से जमीन में ग्राउंड करता है। अर्थिंग किस लिए किया जाता है, सेफ्टी पर्पज के लिए हम अर्थिंग करते हैं। और ग्राउंडिंग क्या करते हैं, उपकरणों को जलने से बचाने के लिए करते हैं। अनूप मिश्रा जी नमस्ते, कैसे हैं आप अनूप जी। तो आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें और आते ही पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे टाइप्स ऑफ अर्थिंग। अगर हम सब अर्थिंग की बात करें तो अर्थिंग एक सिस्टम या न्यूट्रल अर्थिंग होती है जो ग्राउंडिंग के रूप में जानी जाती है। एक आप होता है इक्विपमेंट या बॉडी की अर्थिंग होती है, और एक आप होता है इलेक्ट्रोड के आधार पे मुख्य रूप से जो अर्थिंग होती है आपका 5 प्रकार दिखाया गया है। एक अर्थिंग और होती है जिसे हम कहते हैं कॉइल अर्थिंग। अब कॉइल का अर्थिंग का प्रयोग अब नहीं किया जा रहा है, क्योंकि कॉइल का अर्थिंग हम सब लकड़ी के पोल को ग्राउंड करने के लिए यूज करते हैं। अब लकड़ी का पोल बचा नहीं है, इसलिए हम कॉइल अर्थिंग का प्रयोग नहीं करते हैं। तो पोल की अर्थिंग के लिए या लकड़ी के पोल के अर्थिंग के लिए हम सब कॉइल अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम सब बात करें तो एक और अर्थिंग है जिसे हम कहते हैं भाई कॉइल अर्थिंग। तो कॉइल अर्थिंग की बात नहीं की जाएगी क्योंकि इस समय उसका यूज नहीं किया जा रहा है। तो मुख्य रूप से अर्थिंग आपका यही 6 प्रकार है। एक होता है प्लेट अर्थिंग, एक होता है पाइप अर्थिंग, एक होता है रॉड अर्थिंग, एक होता है स्ट्रिप या वायर अर्थिंग। सबसे अधिक यूज होने वाली जो अर्थिंग है आपकी पाइप अर्थिंग है। प्लेट अर्थिंग का प्रयोग हम सब स्टेशनों पर यूज करते हैं, और पाइप अर्थिंग का प्रयोग हर जगह किया जा सकता है। और रॉड अर्थिंग का प्रयोग आपका बलुई, जहाँ पे रेतीला मैदान है, जहाँ पे आसानी से रॉड को गाड़ा जा सके, तो वहाँ पे हम सब रॉड अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। वायर स्ट्रिप का अर्थिंग का प्रयोग हम सब चट्टानों पे करते हैं। चट्टानी क्षेत्र में
हम सब वायर या स्ट्रिप अर्थिंग का प्रयोग करते हैं। अब इन सभी अर्थिंगों को रिप्लेस करके एक नई अर्थिंग आ रही है जो केमिकल अर्थिंग है। इसमें बेंटोनाइट, जो आप मुल्तानी मिट्टी जानते हैं, मुल्तानी मिट्टी और वाटर और साथ साथ आपका नमक का मिश्रण करके भरा होता है, वही आपका केमिकल अर्थिंग में यूज किया जाता है। तो केमिकल अर्थिंग इसे प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा हम सब यूज कर रहे हैं। चलें अब आगे बढ़ें। शंभुनाथ जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? चलिए अब यहाँ पे हम सबसे पहले बात करेंगे किस अर्थिंग का? बात करेंगे पाइप अर्थिंग। कौन सी अर्थिंग की बात करेंगे? पाइप अर्थिंग। तो देखिए आपको डायग्राम में पाइप अर्थिंग और प्लेट अर्थिंग दोनों दिखाया गया। तो पहले इनके बारे में जान लेते हैं, इनका फीचर क्या है, इनका यूज क्या है, सभी डिटेल यहाँ पे दिया गया है। तो आप लोग कहीं ना कहीं से अर्थिंग पढ़े ही है। यहाँ पे मैं केवल एक तरह से ओवरव्यू आपको दिखाकर बताना चाहूंगा। तो चलिए सबसे पहले हम सब बात करते हैं, यहाँ पे आपकी जो दिख रही है ये प्लेट अर्थिंग है और इधर ये पाइप अर्थिंग है। तो पाइप अर्थिंग में पहले हम सब बात कर ले, फिर उसके बाद बात करेंगे प्लेट अर्थिंग का। चलो शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पे अगर हम सब बात करें तो जो पाइप अर्थिंग, प्लेट अर्थिंग, कॉइल अर्थिंग, ये किसके अकॉर्डिंग है? इलेक्ट्रोड के आधार पे। तो जो जमीन के अंदर गाड़ा जाएगा वो आपका इलेक्ट्रोड कहलाएगा। जैसे इसमें जमीन के अंदर पाइप गाड़ी गई है, ये पाइप कास्ट आयरन की भी हो सकती है, ये पाइप आपकी जीआई की हो सकती है, गैल्वेनाइज्ड आयरन का भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये जो पाइप दिख रहा है आपका जीआई पाइप है। ये कौन सा पाइप है? ये जीआई पाइप होगा। ये पाइप आपका जीआई होगा या तो कास्ट आयरन का होगा, या तो क्या होगा? कास्ट आयरन का पाइप होगा। तो सबसे पहले जमीन में गड्ढा खोदेंगे और कितना गहरा नीचे गड्ढा रहेगा? 2.5 से 3 मीटर तक नीचे गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में हम पाइप को ऐसे ऊर्ध्वाधर रख देंगे और ये पाइप आपका बीच बीच में होल बना रहेगा। तो ये पाइप आपका जीआई का होगा या तो कास्ट आयरन का होगा। अगर ये पाइप जीआई का है, गैल्वेनाइज्ड आयरन का है, तो इसकी माप आपकी 38 mm से लेके 40 mm तक हो सकती है। इसकी जो डाया होता है वह आपका 38 mm से लेके ये आपका 40 mm तक हो सकता है। अगर हम कास्ट आयरन की बात करें तो जो कास्ट आयरन होता है वो 100 mm डाया का होता है। कितने mm का? 100 mm का डायक रहेगा। और जो जीआई पाइप है वो 38 mm से 40 mm तक हो सकता है। तो सबसे ज्यादा हम सब जो यूज कर रहे हैं वो हम सब कास्ट आयरन का, जीआई का ही यूज कर रहे हैं। और इसमें जो होल होता है, होल का अगर डाया की बात करें तो ये आपका होता है 12 mm का होल होता है। कितने mm का? 12 mm का या 10 mm का आपका होल पाया जाता है। और यहाँ पर इसमें नमी बनाने के लिए अर्थिंग में हम सब चारकोल का प्रयोग करते हैं। ये आपका चारकोल है, इधर जो ये दिखाया जा रहा है ये आपका चारकोल है। ये क्या है? आपका चारकोल है, यहाँ पे लिखा गया है। ये आपका क्या है? चारकोल है। और चारकोल के ऊपर फिर नमक डाला गया है, साल्ट का लेयर। ऐसे एक एक करके आपका पहले चारकोल नीचे रहेगा, फिर आपका नमक रहेगा, फिर चारकोल रहेगा, फिर नमक रहेगा। तो अर्थिंग में चारकोल और नमक का यूज क्यों करते हैं? नमी को बनाए रखने के लिए। और वहां अगर ड्राई प्लेस हो जाएगा तो अर्थ का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, जिससे हमारी अर्थिंग काम नहीं करेगी। तो ये अर्थिंग को प्रॉपर काम करने के लिए उनका जो रेजिस्टेंस है घटाना पड़ेगा, और घटाने के लिए उसके चारों तरफ नमी बनाना पड़ेगा। और नमी बनाने के लिए हम सब चारकोल और नमक का लेयर बनाते हैं। तो चारकोल और नमक का लेयर का जो मोटाई होता है, जो थिकनेस होता है, वो याद रहे 15 सेंटीमीटर रहेगा। कितना रहेगा? 15 सेंटीमीटर चारकोल, फिर 15 सेंटीमीटर आपका क्या रहेगा? नमक का। ऐसे लेयर बना के हम यहाँ पे नमक और चारकोल का लेयर बिछा देंगे। और उसके बाद इसमें पानी पहुंचाने के लिए, अब ये तो 2.5 से 3 मीटर तक नीचे गहराई में है, तो पानी पहुंचाने के लिए 19 mm, ये आप देख रहे हैं, ये 19 mm डाया का, कितने mm का? 19 mm, 19 mm डाया का पाइप जोड़ेंगे। डाया का क्या रहेगा? पाइप रहेगा। और वो जीआई पाइप ज्यादातर यूज करते हैं। कौन सा रहेगा? जीआई पाइप रहेगा। जीआई कहे है तो जीआई पाइप का जोड़ देंगे। और फिर उसके बाद आपका बाहर से पाइप निकाल दी जाएगी, जिसके माध्यम से हम पानी अर्थिंग में डालेंगे और होल के माध्यम से पानी चारों तरफ फैला रहेगा। तो पानी लगभग हम सब 15 दिन पे यहाँ पानी डालते रहते हैं, जिससे नमी बरकरार रहे और अर्थ रेजिस्टेंस कम से कम बना रहे। और अगर हम सब बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पे जो पाइप, अगर हमारा अर्थ वायर जीआई का है तो यहाँ पे जीआई का पाइप होना चाहिए।
अगर यहाँ पे कापर का पाइप यूज कर रहे हैं तो कापर का अर्थ वायर होना चाहिए, और यहाँ पे कापर का अगर इलेक्ट्रोड है तो वहां पे हम कापर सल्फेट का घोल डालेंगे, ना कि पानी डालेंगे। तो पानी अगर कापर वाले इलेक्ट्रोड में डालेंगे तो जल्दी जंग लग जाएगा और खराब हो जाएगा, तो याद रहे। और जीआई का है या कास्ट आयरन का है तो उसमें पानी का प्रयोग किया जाएगा। अगर कास्ट आयरन का है और सॉरी हाँ, अगर वो आपका कापर का इलेक्ट्रोड है तो वहां पे हम किसका प्रयोग करेंगे, वहां पे हम सब यूज करेंगे कापर सल्फेट विलयन का यूज किया जाएगा, जिससे जंग न लगने पाए। बहुत बढ़िया पंकज कुमार जी। आते ही आप सभी लोग सबसे पहले चैनल को लाइक करें, और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए, ये तो हो गई हमारी किसके बारे में, पाइप अर्थिंग के बारे में। अब चूंकि इतना टाइम नहीं है कि और ज़्यादा डिटेल इसका डाटा दिया जाए, तो जो भी डाटा बस याद रहे, इसका यूज पता रहे। इलेक्ट्रोड किसका यूज किया जाता है, कास्ट आयरन या जीआई का। कास्ट आयरन जीआई का यूज करें तो 38 से 40 mm, जैसे इसमें 50 mm पे भी दिया है। और आपका अगर यहाँ पे कास्ट आयरन का है 100 mm का पाइप रहेगा, और पाइप में होल रहेंगे, 12 mm का होल रहेगा जिससे पानी चारों तरफ बिखर पाए। और 19 mm का पाइप 38 mm में बाहर से जोड़कर उसे पानी डालने के लिए छोड़ा जाता है, और इसकी गहराई 2.5 से 3 मीटर तक हम गहराई तक ले जा सकते हैं पाइप को। क्लियर बात है। अब आइए यूज की बात कर ले। ये इसका डोमेस्टिक इंस्टॉलेशन में किया जाएगा, घरों में किया जा सकता है, स्ट्रीट लाइट पोल के लिए किया जा सकता है, जो गली मोहल्ले में जो पोल लगे हैं उनकी अर्थिंग के लिए यूज कर सकते हैं, टेलीकॉम टावर के लिए यूज कर सकते हैं, जनरल अर्थिंग पर्पस के लिए हम सब इसका यूज करते हैं। तो यहाँ पे आपका दिखाया गया डोमेस्टिक पर्पस के लिए, स्ट्रीट लाइट पोल के लिए, टेलीकॉम टावर के लिए, और जनरल अर्थिंग पर्पस के लिए इसका हम सब यूज करते हैं। अब बात करें इसका फीचर क्या है, ये बहुत इकोनॉमिकल होता है, ज़्यादा हमको पैसा नहीं लगाना पड़ेगा। इसका इंस्टॉलेशन भी इजी होता है, गड्ढा खोदिए सीधे डाल दीजिए उसमें। ये मॉडरेट इफिशिएंसी देता है और सुटेबल फॉर ऑल सॉइल, जितने प्रकार की मिट्टी है सबके लिए, बस चट्टानी क्षेत्रों में नहीं कर सकते हैं, चट्टानी क्षेत्रों में इसका यूज नहीं हो सकता है। तो याद रहे, सबसे अधिक यूज होने वाली अर्थिंग पाइप अर्थिंग, सबसे बेस्ट अर्थिंग आपकी प्लेट अर्थिंग, और इस समय उससे भी बेस्ट आपका क्या है, केमिकल पाइप अर्थिंग। केमिकल आ गया है, केमिकल के लिए हमको मेंटेनेंस फ्री है, पानी डालने की आवश्यकता नहीं है। तो आइए अब यहाँ पे देखते हैं प्लेट अर्थिंग। अब यहाँ पे प्लेट अर्थिंग की अगर हम सब बात करें तो इसमें हम सब कापर या जीआई का प्लेट यूज करते हैं। ये कापर या जीआई का प्लेट रहेगा, कापर या तो फिर ये क्या रहेगा, जीआई प्लेट रहेगा, कापर या जीआई प्लेट रहेगा। अगर कापर का प्लेट है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई की अगर हम सब बात कर लें तो ये आपका रहेगा 60 सेंटीमीटर इसकी लंबाई रहेगी, और 60 सेंटीमीटर इसकी क्या रहेगी, चौड़ाई रहेगी। मतलब 60 बाई 60, और इसकी जो कापर की मोटाई होती है वो होती है 3.15 mm। इसलिए कापर के प्लेट का अगर डाया की बात करें तो ये कापर का प्लेट का जो डाया होगा, कापर का प्लेट का जो डाया होगा वो आपका 60 इंटू 60, याद रहे 60 आपका सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर इंटू आपका, चलिए इधर दोनों सेंटीमीटर है उसको mm दिखा देंगे, 60 इंटू 60 इंटू आपका 3.15 mm, मोटाई mm में रहेगी, लंबाई और चौड़ाई क्या रहेगी, सेंटीमीटर में। अगर यही जीआई क्या रहता, अगर यही गैल्वेनाइज्ड आयरन का प्लेट है, तब सीधे सीधे 60 इंटू 60 इंटू आपका हो जाएगा, इसका दुगना कर दो 6.30 mm, बस थिकनेस इसका बढ़ जाएगा, डबल हो जाएगा, और बाकी लंबाई चौड़ाई 60 बाई 60 का ही ये रहेगा। और ये अर्थिंग भाई ज्यादातर सब स्टेशनों पर यूज की जाएगी, और इसकी गहराई भी लगभग 3 मीटर तक ही होती है। इसमें भी चारकोल और नमक का प्रयोग करते हैं, 15 सेंटीमीटर चारकोल, 15 सेंटीमीटर नमक। इस प्लेट को बस ध्यान रहे जमीन में ऊर्ध्वाधर वर्टिकल ही रखना है, क्या रखना है, वर्टिकल ही रखना है। अगर इसको गिरा के रखेंगे तो इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, इसलिए प्रॉपर एक काम नहीं करेगा। जमीन के संपर्क में, मिट्टी के संपर्क में ज्यादा से ज्यादा ये आपका प्लेट है, इसलिए इसको वर्टिकल रखना पड़ेगा। अब इसके यूज की बात करें तो आपको बताया गया कि हैवी लोड जहां है, जैसे सब स्टेशन हो गया, इंडस्ट्रीज हो गया, और जहां पे लो रेजिस्टेंस की बिल्कुल आवश्यकता होगी वहीं पे हम सब प्लेट अर्थिंग का यूज करते हैं। क्या करेंगे, प्लेट अर्थिंग का यूज करेंगे। आप क्या कहना चाहते हैं भाई? सर
सर कुछ पॉइंट ऐसे हैं, देखिए आपको बता दें निशा वर्मा जी, ये जितने पॉइंट है आपके जितने स्टैंडर्ड बुक हैं उनसे डाटा ले। निम्मी का डाटा सभी डाटा है, उस डाटा को हम नहीं स्किप करेंगे, उस डाटा को भी लिए हैं। और साथ साथ अदर जितने स्टैंडर्ड बुक हैं, इंजीनियरिंग की जो किताबें हैं या डिप्लोमा किताबें, उनसे ये डाटा लिया गया है। निश्चिंत रहे, आपको डाटा की कमी नहीं मिलेगी, बस आपको कंटिन्यूस जुड़ना पड़ेगा। ठीक है, हमने आपको बताया कि थियोरी कम करेंगे, प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे, क्योंकि आप थियोरी बहुत ही ज़्यादा पढ़ लिए हैं और यहाँ पे हमें प्रैक्टिस की आवश्यकता है। चलिए और कुछ पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे सबसे पहले अगर हम सब बात करें रॉड अर्थिंग, रॉड अर्थिंग का दूसरा नाम है फायर अर्थिंग। रॉड अर्थिंग का दूसरा नाम क्या है? फायर अर्थिंग। रॉड अर्थिंग का दूसरा नाम क्या होता है? फायर अर्थिंग होता है। फायर अर्थिंग होता है। अब फायर अर्थिंग का क्यों कहते हैं हम? क्योंकि राड को हम सब रेतीले बलुई वाले मिट्टी में करते हैं। राड लेंगे, उसको जमीन में हथौड़े से गाड़ देंगे, वाक की तरह जमीन में चला जाएगा, इसलिए इसी का नाम है आपका फायर अर्थिंग या रॉड अर्थिंग भी नाम लेते हैं। और रॉड अर्थिंग का प्रयोग किस मिट्टी में किया जाएगा? याद रहे, रेतीले मतलब बलुई वाली मिट्टी में किया जाएगा, संडी एरिया में किया जाता है, याद रहे आपको। और उसकी भी वही गहराई 3 मीटर तक ही रखा जाएगा, 1.5 से लेकर 3 मीटर तक इसकी गहराई रहेगी। और रॉड अर्थिंग में आपको चारकोल और नमक की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें चारकोल नमक दिखा दिए, अगर आप गड्ढा खोद के डाल रहे तो चारकोल नमक डाल सकते हैं प्रॉपर के लिए, लेकिन वैसे इसमें चारकोल और नमक की आवश्यकता नहीं होती है। और ये रेतीले स्थानों पे जहाँ पे नमी होगा वहीं पे अर्थिंग की जाएगी। और नमी का रेजिस्टेंस 1 ओम से लेके 5 ओम के बीच रहना चाहिए अर्थ रेजिस्टेंस का, जिससे हम प्रॉपर अर्थिंग कर पाए। ठीक है, ये तो हो गया आपका वायर क्या कहते हैं, रॉड अर्थिंग। अब बात करते हैं स्टीप या वायर अर्थिंग। स्टीप या वायर अर्थिंग का प्रयोग हम सब चट्टानी क्षेत्रों में करते हैं। देखिए यहाँ पे इसका जो रॉड अर्थिंग है, याद रहे कहाँ किया जाएगा? बलुई क्षेत्र में, सैंडी एरिया में। ये आपका बलुई क्षेत्र में किया जाएगा, बलुई क्षेत्र में। और वायर स्टीप अर्थिंग का जो यूज है ये आपका चट्टानी क्षेत्र में होगा, रॉकी एरिया में होगा। इसका यूज कहाँ होगा? चट्टानी क्षेत्र में होगा। अगर हम सब बात करें यहाँ पे वायर स्टीप अर्थिंग में, पहाड़ों पर जैसे वहाँ पे गड्ढा खोदना पॉसिबल नहीं है, तो ड्रिल मशीन से ड्रिल करके अंदर डाल दिया जाता है, और ये 15 मीटर तक गहराई हो सकती है। वायर या स्टीप पत्ती का प्रयोग करेंगे, 15 मीटर तक की गहराई हो सकती है। तो याद रहे, इसका भी यूज सब स्टेशन, पोल के टावर के लिए, जहाँ पे सब स्टेशन आपके चट्टानी क्षेत्र बनाएंगे वहाँ के लिए हम सब यूज कर सकते हैं। तो अब बाकी तो आपको बताया गया, हम सब प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे और थियरी पे थोड़ा कम ध्यान देंगे, और थियरी साथ साथ हम प्रैक्टिस में ही इंक्लूड करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं सबसे जो लेटेस्ट अर्थिंग चल रही है आपकी, वो है केमिकल अर्थिंग। कौन सी अर्थिंग है? केमिकल अर्थिंग है। क्या कहना चाहते हैं आप भाई? मोबाइल हैंग कर रहा है भाई, खुल जाओ। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं हम सब केमिकल अर्थिंग। चट्टानी क्षेत्रों में आपको बताया गया वायर स्ट्रिप अर्थिंग। केमिकल अर्थिंग हर जगह यूज किया जाएगा, ये मेंटेनेंस फ्री होता है, इसमें पानी डालने की आवश्यकता नहीं है, इसके चारों तरफ चारकोल और नमक डालने की भी आवश्यकता नहीं है। इसमें क्या करते हैं, एक पाइप लेंगे, पाइप जीआई का पाइप रहेगा, और उस पाइप के अंदर अगर हम सब बात करें केमिकल पाइप की अर्थिंग, जैसे ये दिख रहा है आपका केमिकल पाइप अर्थिंग है, लेकिन यहाँ पे रॉड अर्थिंग दिखा दिए हैं। इसमें आपका क्या रहता है, एक केमिकल की पाइप रहती है, इसके चारों तरफ चारकोल और नमक डालने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे जमीन में रॉड डालने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आपका केमिकल बने बनान आपका पाइप रहेगा, ऐसे पाइप रहेगा। एक केमिकल पाइप है आपका, ये क्या है? केमिकल पाइप है। और इसमें केमिकल कंपाउंड भरे जाएंगे, और केमिकल कंपाउंड में क्या होता है, मुल्तानी मिट्टी जिसे बेंटोनाइट पाउडर कहते हैं, नमक और वाटर का मिश्रण भर के इसमें भरा जाता है।
और इसमें मेंटेनेंस से फ्री होती है। ये 20 साल, 10 साल, 15 साल के लिए इसका क्या होता है, लाइफ होता है। इसमें मेंटेनेंस, नमक और पानी डालने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेटेस्ट में यही पाइप हम सब यूज कर रहे हैं। इसमें फीचर क्या है, मेंटेनेंस से फ्री रहेगा, इसका लो रेजिस्टेंस रहता है, इसकी लॉन्ग लाइफ होती है, 50 साल तक भी इसकी लाइफ हो सकती है, और एक क्रोजन से बिल्कुल फ्री रहता है, इजी इंस्टॉलेशन होता है और इफेक्टिव होता है ऑल सॉइल और मिट्टी और पत्थरी क्षेत्रों के लिए भी आपका ये होगा। इसमें क्या क्या डाला जाएगा, आपका केमिकल कंपाउंड होगा, और केमिकल कंपाउंड में आपका फिल किया जाएगा बेंटोनाइट पाउडर, मार्कोनाइट पाउडर और साल्ट, और साथ साथ आपका इलेक्ट्रोड तो रहेगा, उसमें थोड़ा सा पानी की भी मात्रा मिलाई जाएगी। तो लेस्टर में सबसे अधिक यूज होने वाली कौन सी अर्थिंग है आपकी, केमिकल अर्थिंग। केमिकल अर्थिंग हर जगह के लिए सुटेबल है, पर्सनल किसी एक के लिए आपका नहीं है। तो चलिए शुरुआत किया जाए। अब कुछ और पॉइंट हैं, जैसे अर्थिंग से संबंधित, इलेक्ट्रोड से संबंधित। अभी हमने आपको बताया कि जीआई का प्लेट 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर 6.3 mm, कापर का अगर प्लेट है 60 सेमी इंटू 60 सेमी इंटू 3.15 mm होता है, और इसकी गहराई कितनी होगी, न्यूनतम गहराई याद रहे 3 मीटर होती है। कितनी होगी, 3 मीटर होगी। और इसके अगर जीआई पाइप की बात करें तो जीआई पाइप आपको बताया गया व्यास होगा 38 mm से 40 mm तक, व्यास या तो 1.5 इंच तक व्यास होगा, किसका, कास्ट आयरन का। अगर यही आपका किसका रहेगा, सॉरी जीआई का रहेगा अगर तो 38 mm से 40 mm रहेगा, कास्ट आयरन का रहेगा तो 100 mm रहेगा। क्लियर बात है। और इसकी जो गहराई होती है 2.5 मीटर तक होती है। ये सूखी चट्टानी मिट्टी आदि में लंबाई तक प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर बात है। और इसमें अगर बात करें तो कभी भी अर्थ इलेक्ट्रोड पर पेंट या पॉलिश न करे, आपकी अर्थिंग नहीं काम करेगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। कभी भी इलेक्ट्रोड पर या आपका जो पाइप है चाहे प्लेट हो, उन पे पेंट या वर्निश न चढ़ाएं, नहीं तो पाइप का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, अर्थिंग प्रॉपर काम नहीं करेगी। चलिए अगर हम सब अगर बात करें अर्थ पीट या वाटरिंग, अर्थ पीट का मतलब उसके चारों तरफ आप अर्थ पीट में क्या भरते हैं, चारकोल और नमक भरते हैं, जिसमें वो 15 सेंटीमीटर की मोटाई चारकोल, 15 सेंटीमीटर की क्या रहती है, नमक रहती है, और साथ साथ हम पानी डालते हैं या तो कॉपर सल्फेट डालते हैं। तो इलेक्ट्रोड के चारों तरफ नमक और चारकोल बराबरी परतों भरी जाती है ताकि नमी उसमें बना रहे। ऊपरी सिरे पर निरक्षर चैम्बर के लिए ढक्कन बनाया जाता है, जिसमें फनल पाइप लगा के हम पानी डाल सकते हैं, जैसा कि आपको पहले ही ये बताया गया। फिर बताया गया कि गर्मी के मौसम में नियमित वाटरिंग की आवश्यकता होती है, हर 15 दिन के बाद पानी डालना पड़ेगा। और केमिकल मेंटेनेंस आपका अर्थिंग क्या होता है, फ्री होता है, उसमें केमिकल कंपाउंड होते हैं, उसमें आपका पानी और चारकोल नमक डालने की आवश्यकता नहीं होती है। चलिए और कुछ बात, अर्थ प्रतिरोध और स्वीकार मान, ये याद रहे, इससे क्वेश्चन यही आया है कि अर्थ प्रतिरोध का रेजिस्टेंस ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए 1 ओम से 5 ओम या 1 ओम से कम होना चाहिए। अर्थ रेजिस्टेंस का मान कम से कम 1 ओम से कम होना चाहिए, आइडियल कंडीशन में 0 होना चाहिए, ये याद रहे आपको। अब दो इलेक्ट्रोडों के बीच दूरी, जैसे अर्थ रेजिस्टेंस को अगर हमको घटाना है तो दो इलेक्ट्रोडों के बीच हम उनको पैरेलल में जोड़ते हैं, तो कितना गैप होना चाहिए, तो याद रहे इनके बीच गैप लगभग 3 मीटर होना चाहिए। और भवन से कितनी दूरी पे अर्थिंग की जानी चाहिए, वो याद रहे आपका 1.5 मीटर की दूरी पर अर्थिंग की जाए। और अर्थिंग के लिए आईएस कोड यूज किया जाए, जैसे कलर कोड भी यूज किया गया है। जैसे आपके पास फेज 3 होते हैं, एक रेड होता है, एक आपका येलो कलर का फेज होता है, और एक होता है आपका ब्लू कलर का फेज होता है। भाई ब्लू का मतलब आपसे नीला समझ रहे हैं, येलो का मतलब आपका क्या होगा, पीला, और रेड का मतलब आपका क्या होगा, फेज। 3 कलर का हम सब यूज करते हैं। अगर हम सब बात करें न्यूट्रल वायर, तो न्यूट्रल वायर पुराने में काला बताया जाता था, लेकिन लेटेस्ट में अब न्यूट्रल वायर हमारा ब्लू कलर का आ गया है। न्यूट्रल वायर अगर आपका काला नहीं दिख रहा है तो आप नीला पे टिक करेंगे। पुराने में हम सब न्यूट्रल वायर को काला मानते थे, अब ये जो लेटेस्ट में आया है आपका ब्लू कलर अर्थात नीला आ गया है। और अर्थ कलर की बात करें तो अर्थ वाला कलर आप जो प्रैक्टिकल में देखेंगे हरा और पीला दिखेगा, हरा और पीला का मिश्रण दिखेगा, और लेकिन हरा ज्यादातर दिखाया जाता है। तो जो अर्थ वायर है वो ग्रीन कलर का रहेगा। अगर ग्रीन कलर नहीं है तो आप आपके घरों में जो डिवाइस लगे हैं उनमें जाके देखेंगे जो अर्थ वायर होगा पीला और हरा, पीला पूरा रहेगा तो उसमें पतली सी पट्टी ग्रीन की रहेगी। अर्थ वायर का जो कलर होगा वो पीला रहेगा और हरा,
हरा की पट्टी आपकी पतली रहेगी, पूरा बाकी पीला ही रहेगा, और अगर पीला नहीं है तो ग्रीन कलर का हमारा अर्थ वायर होगा। क्लियर बात याद रहे? तो जो अर्थ वायर है पीला और क्या होगा, हरा होगा। इतनी बातें हमको पता होनी चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, अर्थिंग सिस्टम। अब देखिए कुछ अर्थिंग सिस्टम है, जैसे आपके पावर हाउस से आपके घर कैसे सप्लाई आ रही है, तो उसके बीच में कैसे अर्थिंग किया जाता है, उसी को अर्थिंग सिस्टम कहते हैं। अर्थिंग सिस्टम हमारे पास यहाँ पे 4 प्रकार का है। एक टीटी सिस्टम है, एक टीएनएस सिस्टम है, एक टीएनसी सिस्टम है, और एक आईटी सिस्टम है। अब आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है, ये हो गया ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर से कंज्यूमर के पास सप्लाई गई है, 3 फेज 4 वायर गया है, ए आर फेज, ए वाई फेज, ए बी फेज, और ये आपका न्यूट्रल है। क्लियर बात? अब कंज्यूमर क्या करेगा, मान ले रहे कंज्यूमर एक सिंगल फेज का मोटर चला रहा है, कंज्यूमर एक सिंगल फेज का क्या चला रहा है, एक मोटर चला रहा है। ये मोटर ऐसे फाउंडेशन पे रखा है, और इसमें जो हम सप्लाई देंगे, मान ले रहे एक फेज कोई ले लिए, और एक कोई हम मान ले रहे न्यूट्रल ले लिए, ये न्यूट्रल हमने जोड़ दिया। क्लियर बात? अब हमको क्या करना है, अर्थ इलेक्ट्रिक शॉक से, अर्थ करंट से बचना है, तो मोटर की बॉडी को हम अलग के वायर से क्या करेंगे, कनेक्ट करा देंगे। एक अलग वायर से हम जमीन में कनेक्ट करा देंगे। तो जो अलग वायर से जमीन में कनेक्ट कराया जाएगा, तो उस वायर को हम बोलेंगे टी नाम देंगे। क्या नाम देंगे? टी। टी शब्द से दिखाएंगे। और उसके बाद अगर हम बात करें, यही अगर ट्रांसफार्मर की अर्थिंग कर रहे हैं, तो न्यूट्रल पॉइंट की अगर अर्थिंग करेंगे तो उसको भी हम दिखाएंगे टी से ही। किससे दिखाएंगे? टी से। मत इधर आपका सोर्स है, इधर आपका क्या है, सोर्स है, ये ट्रांसफार्मर हो सकता है, अल्टरनेटर हो सकता है। इधर आपका कंज्यूमर साइड है, इधर क्या है, कंज्यूमर साइड है, और ये आपका न्यूट्रल है। अब ध्यान दीजिए, अगर पहले टी का मतलब सोर्स साइड अर्थिंग की गई अलग वायर से, दूसरे टी का मतलब कंज्यूमर साइड आपका अर्थ वायर से अलग किया गया है, और एन का मतलब न्यूट्रल है, और सी का मतलब कंबाइंड होगा। अब जैसे देखिए यहाँ पे टीटी सिस्टम, टीटी सिस्टम का मतलब क्या होगा, सोर्स साइड भी अर्थिंग है और कंज्यूमर साइड भी अलग वायर से अर्थिंग किया गया है। टीएनसी का, टीएनएस सिस्टम का मतलब क्या होगा, सोर्स साइड आपकी अर्थिंग रहेगी, एन मतलब आपका यहाँ से न्यूट्रल भी जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा, न्यूट्रल भी जाएगा, और न्यूट्रल भी आपका अर्थिंग में किया जाएगा। अभी आगे डायग्राम दिखाएंगे। टीएनसी का मतलब सोर्स साइड तो अर्थिंग रहेगा, लेकिन स्पेशल अलग से कंज्यूमर साइड नहीं रहेगा, वही जो है वो न्यूट्रल ही उसमें कंबाइन करके दे दिया जाएगा। और कैसे दिया जाएगा भी आपको दिखाऊंगा। और आईटी सिस्टम मतलब आपका जो सोर्स का अर्थिंग है वो आइसोलेट रहेगा जमीन से, केवल कंज्यूमर का ही क्या होगा, आपका अर्थ से जुड़ा रहेगा। और कैसे होगा, अब आइए डायग्राम देख के हम सब समझते हैं। देखिए आपका इधर ये टीटी सिस्टम दिखाया गया है, ये टीएनएस सिस्टम दिखाया गया है, यहाँ पे टीएनसी सिस्टम दिखाया गया है, यहाँ पे आपका ये आईटी सिस्टम दिखाया गया है। अब इनका यूज सबसे ज़्यादा जानना है। तो देखिए अगर हम सब बात करें, जो टीटी सिस्टम है ये रजिस्ट्रेशन बिल्डिंग में किया जाएगा, रूरल एरिया में किया जाएगा, स्मॉल इंस्टॉलेशन में किया जाएगा। ज़्यादातर हमारे घरों के पास यही होता है। उधर ट्रांसफार्मर की भी अर्थिंग रहेगी, और इधर कंज्यूमर भी अपना पर्सनल अर्थिंग बनाता है, अपना क्या करेगा, पर्सनल अर्थिंग बनाएगा। और टीएनएस सिस्टम देख लीजिए, टीएनएस सिस्टम में सोर्स की अर्थिंग रहेगी, और कंज्यूमर अर्थिंग नहीं करेगा, वहीं से जो न्यूट्रल वायर निकला है वही उसके लिए अर्थ का काम करेगा टीएनएस सिस्टम में। और टीएनसी सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे सोर्स का तो अर्थिंग रहेगा ही, और कंज्यूमर का अर्थिंग नहीं रहेगा, जो वही आ रहा है वही कंबाइन करके कंज्यूमर का भी अर्थिंग बना दिया जाएगा, जो न्यूट्रल है वही अर्थ का काम करेगा। अब बात करें आईटी सिस्टम, तो यहाँ पे सोर्स को पृथ्वी से नहीं कनेक्ट किया गया है, और बाकी अलग से कंज्यूमर का कनेक्शन, अर्थिंग कनेक्शन कर दिया जाएगा, वो आईटी सिस्टम है। अब जो टीएनएस सिस्टम है उसका यूज इंडस्ट्रियल प्लांट में किया जाएगा, डाटा सेंटर पे किया जाएगा, आपका कमर्शियल बिल्डिंग के लिए यूज किया जाएगा। अब बात करें टीएनसी सिस्टम, तो ये आपका स्ट्रीट लाइट, जो गली एरिया में पोल लगे हैं, और पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो नेटवर्क केबल बिछाएगा उसके लिए। अगर हम सब बात करें लो कास्ट इंस्टॉलेशन के लिए, हम सब टीएनसी का प्रयोग करते हैं। आईटी सिस्टम हॉस्पिटल के लिए, केमिकल प्लांट के लिए,
माइंस के लिए हम सब आईटी सिस्टम का प्रयोग करते हैं। क्लियर बात यहाँ तक हुआ? तो ये हमारा हो गया भाई अर्थिंग के जो विशेष टॉपिक थे उनके बारे में। अब इनसे रिलेटेड जितने पीवाईक्यू हैं उनको देखेंगे और कुछ कोड है, जैसे आईएस याद रहे, आईएस 3043 कोड अर्थिंग की व्यवहारिक संहिता को बताता है। आई रूल 1956 रूल 61 ये उपकरणों की अर्थिंग की संबंधी प्रावधान को बताता है। आईएस 732 विद्युत वायरिंग हेतु रंग कोड और समान नियमावली को बताता है। और सीईए सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी रेगुलेशन 2010 ये फुल फॉर्म इसका पूछा है, तो सीईए का फुल फॉर्म पता रहे, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी होता है। तो अब हमारी बारी है इसके प्रैक्टिस की, तो हम प्रैक्टिस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ वोल्टेज और पॉइंट है उनको हम देख ले रहे हैं। जैसे टच पोटेंशियल क्या होता है, यह आपका ध्यान दीजिए, धातु सतह और भूमि के मध्य जो विभवांतर होता है, जमीन और मेटल के बीच जो विभवांतर होगा उसे हम टच पोटेंशियल कहेंगे। जैसे हम जमीन पे खड़े हैं और कोई पोल है, तो उससे और जमीन के बीच जो वोल्टेज आएगा वो आपका टच पोटेंशियल कहलाएगा। एक होता है स्टेप पोटेंशियल, यह आपका, आप जमीन पे खड़े हैं तो दो पैरों के बीच का जो वोल्टेज होगा वो आपका स्टेप पोटेंशियल कहलाएगा। उपकरण और अर्थ के बीच का जो वोल्टेज है टच पोटेंशियल, और दो पैरों के बीच जो वोल्टेज मिलेगा वो आपका कहलाएगा फुट पोटेंशियल, स्टेप पोटेंशियल। अब बाइंडिंग इक्विपमेंट, बाइंडिंग क्या होता है, धातु विभाग पानी गैस आदि के बीच विभवांतर समाप्त कर शॉक का खतरा घटाने के लिए हम सब बाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। अब बात करें यहाँ पे एलसीबी अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, आरसीसीबी आपका क्या है, रेडियो करंट सर्किट ब्रेकर है जो कि लीकेज करंट से प्रोटेक्शन प्रदान करता है। स्टैटिक अर्थिंग हम पेट्रोलियम टैंकर ज्वलनशील पदार्थों के लिए उपयोग करते हैं। लाइटिंग अरेस्टर होता है, आकाशीय बिजली को क्या करता है, ग्राउंड करने का काम करता है। तो यहाँ तक सभी को पता चला भाई। ये तो हमारी बात हो गई किसके बारे में अर्थिंग के बारे में। अब हम सब इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चनों को हम सब करेंगे। आप सभी लोग का कमेंट देख लिया जाए भाई। अच्छा, जयप्रकाश जी कह रहे हैं सर टीएनएस टीएनसी फिर से बता दीजिए। देखिए जयप्रकाश जी रुके रहिए, देखिए पहले तो इनके शब्दों का यूज करिए। टी का मतलब, दो टी अगर है, ये पहले टी का मतलब सोर्स की अर्थिंग वायर लगा के अलग से किया गया है। दूसरे टी का मतलब होगा कंज्यूमर एक अलग वायर ले जाके जमीन में अगर गाड़ा है तो टीटी अर्थिंग कहलाएगा। क्या कहलाएगा, टीटी अर्थिंग। अब यहाँ पे देख लीजिए, जैसे ये सोर्स है आपका, ट्रांसफार्मर है, उसकी अलग से अर्थिंग की गई है। कंज्यूमर अपने मीटर बॉक्स से अलग अर्थ लगा तो ये टीटी कनेक्शन कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, टीटी कनेक्शन। और टीएनएस में क्या होगा, सोर्स की अर्थिंग रहेगी, कंज्यूमर अर्थिंग अपना नहीं पर्सनल करेगा, अपना पर्सनल अर्थिंग नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपका स्पेशल अलग से एक वायर लिया जाएगा, एक अलग से वायर ले जाएंगे केवल अर्थिंग के लिए, और न्यूट्रल आपका अलग से जाएगा। तो टीएनएस में याद रहे कि प्रोटेक्टिव अर्थ कंज्यूमर को नहीं करना है, जो आपका सोर्स का अर्थिंग है वही कंज्यूमर के घर से होके आगे फिर बढ़ा दिया जाएगा। अगर इस प्रकार अर्थिंग किया जा रहा है तब वो अर्थिंग आपकी टीएनएस अर्थिंग होगी, न्यूट्रल से कोई छुआतरा इसका नहीं रहेगा। इसमें सोर्स की अर्थिंग रहेगी, कंज्यूमर अलग से अर्थिंग नहीं करेगा। सोर्स से एक अलग वायर अर्थवायर निकाला जाएगा जो कंज्यूमर से जुड़ता हुआ, जितने कंज्यूमर हुए सबको जोड़ दिया जाएगा, और न्यूट्रल में कोई आपका अर्थिंग नहीं किया जाएगा। न्यूट्रल कंबाइंड किस में किया जाएगा, टीएनसी में। देखिए टीएनसी सोर्स की तो अर्थिंग रहेगी, न्यूट्रल जाएगा इसमें, जो न्यूट्रल जाएगा वही आपका प्रोटेक्टिव अर्थ भी होगा, वही न्यूट्रल भी होगा। अर्थिंग का भी काम कर रहा है, न्यूट्रल का भी काम कर रहा है। जो न्यूट्रल है वो अर्थ का भी काम करेगा और न्यूट्रल का भी काम करेगा। तो उसे हम बोलेंगे टीएनसी सिस्टम। आईटी सिस्टम में सोर्स को आइसोलेट कर दिया जाएगा, जमीन से नहीं जोड़ा जाएगा लेकिन इम्पीडेंस से जोड़ा जाएगा, हाई रेजिस्टेंस से जोड़ा जाएगा, जो सोर्स से कम उसका लिंक रहेगा, इसलिए उसे आई का मतलब आइसोलेशन। तो सोर्स वाला का अर्थिंग आइसोलेट रहेगा रेजिस्टेंस से, इम्पीडेंस से, और दूसरे टी का मतलब कंज्यूमर अलग से अपना अर्थवायर जोड़ा रहेगा। यही इनका मतलब है, बाकी यूज तो आपको बताया गया। चले अब प्रैक्टिस किया जाए, शुरुआत करते हैं।
चलिए बताइए, यहाँ तक अब फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। हमारे साथ जितने लोग लाइव सेशन में जुड़े हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, आप सभी लोग जवाब दें। चलिए, आप सभी का मैसेज मैं अब देख पा रहा हूं। चलो बताओ भाई, शुरुआत किया जाए, शुरुआत किया जाए भाई, जवाब दीजिए भाई, सभी लोग जवाब दें। निशा वर्मा जी बहुत बढ़िया। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब दे। क्वेश्चन ऐसा है कि एक क्वेश्चन आपको लगभग 5 क्वेश्चन के बराबर होगा। एक जो क्वेश्चन है वो आपके 5 क्वेश्चन के बराबर होगा। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, अर्थिंग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं, देखिए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकेंड स्टेटमेंट है, ये थर्ड स्टेटमेंट है, ये फोर्थ है। 4 स्टेटमेंट हैं। चारों स्टेटमेंट के आधार पर जवाब देना है। अर्थिंग का उद्देश्य विद्युत उपकरण के गैर धारावाही धात्विक भागों, मतलब नॉन करंट करेंट पार्ट को भूमि से जोड़ना होता है। ये बात सही कह रहे हैं। जो चीज सही लगे तो उसे सही का टिक लगा दें। क्लियर बात। दूसरा, अर्थिंग फॉल्ट करंट को धरती में प्रवाहित होने का न्यूनतम वाला सुरक्षित मार्ग प्रदान करता है। भाई जो अर्थ लीकेज अर्थिंग है वही न्यूनतम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, जिससे लीकेज करंट जमीन में ग्राउंड हो जाता है। ये भी बात सही है। जो सही दिखे सही और जो गलत दिखे उसे गलत बताना है। अर्थिंग का प्रयोग विद्युत परिपथ का वोल्टेज बढ़ाने के लिए किया जाता है। क्या अर्थिंग का प्रयोग हम वोल्टेज बढ़ाने के लिए करते हैं? इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए करते हैं। ये गलत कह रहे हैं। इनका ये जवाब क्या है? गलत है। चलिए, उचित अर्थिंग बिजली के झटके इलेक्ट्रिक शॉक से मानव सुरक्षा प्रदान करता है। हाँ भाई, अर्थिंग हम सब क्यों करते हैं? इलेक्ट्रिक शॉक से बचने के लिए करते हैं। ये भी जवाब क्या है? सही है। क्लियर बात। तो अब जैसा आपका टिक मारे उसी का, अर्थात पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है। तो देखिए, पहला और तीसरा क्या सही है? नहीं। पहला दूसरा चौथा सही है। पहला दूसरा और चौथा, अर्थात ऑप्शन आपका क्या है? बी सही है। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन में आपको बराबर पढ़ना पड़ेगा और जिसको अच्छे से पढ़ा होगा वही क्वेश्चन कर पाएगा। जिसका बेस मजबूत होगा वही कर पाएगा। तो मैं प्रत्येक टॉपिक को स्टेटमेंट टाइप और मैचिंग टाइप से ही रिलेट कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो कितने लोग भाई बी जवाब दिए हैं? बहुत बढ़िया। निशा वर्मा, पूजा कुमारी जी। अच्छा, डिलीट करने के बाद फिर आपने दिया, कोई बात नहीं, प्रयास जारी रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए। चलिए आ गया, जीआई प्लेट अर्थिंग के इलेक्ट्रोड, गैल्वेनाइज्ड आयरन प्लेट अर्थिंग के इलेक्ट्रोड IS 3043 के अनुसार संबंधित कथन कौन सा सही है? चलिए, जीआई प्लेट का मानक आकार 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर इंटू 60 सेंटीमीटर 6.3 mm का होता है। बात सही है। कॉपर प्लेट का मानक आकार 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर 3.15 mm होता है। ये भी सही है। बताया गया है आपको भाई? बताया गया है कि नहीं? कोई बात नहीं, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। प्लेट को धरती की सतह से न्यूनतम 3 मीटर की गहराई पे लंबवत रखना चाहिए। ये भी बात सही है, आपको बताया गया। या गाढ़ा जाना चाहिए, 3 सही है। अगला, प्लेट को हमेशा तेल पेंट से रंगा जाना चाहिए ताकि जंग न लगे। क्या ऐसा पॉसिबल है? भाई अगर प्लेट को एक बार जमीन में गाड़ दिए तो तेल पेंट लगाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो ये बात बिल्कुल गलत कह रहे हैं। ये बात बिल्कुल क्या कह रहे हैं? गलत कह रहे हैं। तो आप जवाब दे सकते हैं भाई, बताओ कौन सा सही है? पहला, दूसरा, तीसरा। पहला सत्य है, ये बात सही है। दूसरा क्या है? सत्य है, ये भी सही है। तीसरा क्या है? सत्य है। चौथा ये सत्य कह रहे मतलब ये गलत कहे हैं। ठीक है, पहला सत्य है, ये सही है। दूसरा सत्य है, ये भी सही है। तीसरा सत्य है, ये भी सही है। चौथा क्या है? असत्य है, मतलब ये भी सही दिया है। अर्थात ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा? बी।
तो जितने लोग बी जवाब दिए हैं सबका बी जवाब आ गया भाई, बहुत बढ़िया। एक एक करके जयप्रकाश जी, कृष्णकांत जी ठाकुर जी, बहुत बढ़िया। निशा वर्मा, पंकज कुमार, ठीक, बहुत बढ़िया। तो सबका जवाब क्या आ गया भाई, बी। क्लियर बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का जवाब दीजिए, पहले क्वेश्चन पढ़िए फिर जवाब दीजिए, जल्दबाजी नहीं करना है। चलिए जवाब दो भाई। निम्नलिखित अभिकथन ए और तर्क आर से पढ़ें। यहाँ भी स्टेटमेंट टाइप और रीजन टाइप का क्वेश्चन है। चलो बताओ भाई, अभिकथन क्या है, पावर सिस्टम में न्यूट्रल अर्थिंग के साथ साथ इक्विपमेंट बॉडी अर्थिंग दोनों अलग अलग की जाती है। बताओ भाई, पावर सिस्टम में न्यूट्रल की अर्थिंग अलग और बॉडी की अर्थिंग अलग अलग की जाती है कि नहीं, ये बात सही है, अलग अलग की जाएगी। जैसे ट्रांसफार्मर है तो ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल का अर्थिंग अलग रहेगा और बॉडी का अर्थिंग क्या रहेगा, अलग रहेगा। ये बात सत्य है, क्लियर बात। न्यूट्रल अर्थिंग असंतुलित लोड व फॉल्ट के समय वोल्टेज को स्थिर रखने हेतु होता है, जबकि बॉडी अर्थिंग उपकरण के धातु उपकरण को शॉक से बचाने हेतु होता है। बात तो सही कह रहे हैं। न्यूट्रल अर्थिंग और अनबैलेंस अर्थिंग फॉल्ट के समय को वोल्टेज को स्थिर रखता है, ये बात सही है। और बॉडी अर्थिंग उपकरण के धातु आवरण को शॉक से बचाने का काम करता है, अर्थात ये भी आपका क्या है, सही है। तो यहाँ पर अभिकथन ए और तर्क दोनों क्या है, सही है। चलो देखो भाई, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है, ये सही स्पष्टीकरण किए हैं। आर है जो ए का क्या बताएं, सही स्पष्टीकरण है। तो ऑप्शन क्या होगा, ए सही होगा। तो जितने लोग ए जवाब दिए हैं, जितने लोग ए जवाब दिए हैं उनका जवाब परफेक्ट है। चलिए थोड़ा सिस्टम लाइक किया है, फिर अभी आ जाएगा। बताइए, बहुत बढ़िया, सबका जवाब ए आ चुका है, सबका जवाब ए आ चुका है। ओपन होने दीजिए भाई थोड़ा सिस्टम, सिस्टम को थोड़ा ओपन होने दीजिए। तो आप सभी लोग इस सेशन को शेयर करें, सेशन को लाइक करें, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आते ही पहले आप लाइक करें। क्या हो गया भाई आपको, रुकिए थोड़ा। आप सभी लोग लाइव सेशन में बने रहें। सभी लोग सेशन में बने रहें भाई। आप सभी लोग सेशन में बने रहें, जल्द ही क्वेश्चन आपको दिखेगा। आते ही पहले चैनल को आप लाइक करें, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थोड़ा सिस्टम लाइक कर गया है भाई।
ओपन हो जाओ भाई। थोड़ा आप सब रुके रहिएगा भाई, जल्दी ओपन होगा। जी निशा वर्मा जी। आप सभी लोग लाइव सेशन में बने रहिएगा। नहीं, सिस्टम गुड नाइट नहीं बोल रहा है सर, आप करके फिर से ऑन कीजिए। वही कर रहा हूँ भाई। आप सभी लोग लाइव सेशन बने रहिएगा, जल्द ही ऑन होगा सिस्टम। टीएनएस में सोर्स से अलग अर्थ ही निकलता है और वही आपका कंज्यूमर तक जाता है। ये बात सही है निशा वर्मा जी। डेली ऐसा नहीं होता था, आज इस सिस्टम पहली बार ऐसा हुआ है। आप सभी लाइव सेशन में बने रहिए।
पंकज कुमार जी एक बार और प्रयास कर लेते हैं, ट्राई कर लेते हैं, कोशिश कर लेते हैं। स्टार्ट हो जा रहा है तो कर लेंगे, नहीं तो मॉर्निंग में क्लास करेंगे। एक बार प्रयास और कर लेते हैं। हेलो, एक बार और प्रयास कर लेते हैं। जी पंकज जी, कोशिश कर रहे हैं स्टार्ट हो जाए। ये ओबीएस की ओपीएस की प्रॉब्लम है।